गॉस थ्योरम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम कई बार आपको बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो गॉस थ्योरम है क्या? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमने कूलॉम्स लॉ के आधार से निकाला था, लेकिन हर जगह पे कूलॉम्स लॉ काम नहीं आता है। तो इस कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए गॉस ने खास तरह का थ्योरम दिया, जिस थ्योरम के आधार पर हम किसी भी तरह के चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं खास डिस्टेंस पर। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस इसके भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये थ्योरम कहता क्या है? तो ये थ्योरम सिंपली आप समझिए, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप बस इतना समझिए। थ्योरम कहता है कि अगर मान लीजिए क्लोज सरफेस हो, एक ऐसा सरफेस हो जो पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हो, क्लोज्ड हो, तो अगर एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर कई चार्जेज हैं, जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, कुछ चार्जेज हैं, तो इन दैट केस यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे बाहर, जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टोटल वैल्यू को निकालने के लिए एक खास बातें बताई गई। ठीक ना, गॉस के द्वारा वो क्या बताई गई कि टोटल जो फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली इक्वल होगा 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस एरिया सिग्मा क्यू के। ठीक है, और इसी को कहा गया गॉस थ्योरम, इसका प्रूफ भी दिया गया है। ठीक ना, तो उनका कहना यह था कि किसी भी इनक्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना बाहर की तरफ जा रहा होगा या जितना फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा होगा, तो वो इक्वल होगा 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उस सरफेस के द्वारा घिरा हुआ टोटल चार्ज के 1/ε0 के गुना के बराबर होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, according to Gauss theorem, the total electric flux passes through a closed surface area, बंद surface area, is equal to 1/ε0 time of total charge enclosed by that surface area। मतलब बंद सरफेस एरिया से जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो इक्वल टू होगा 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज ऑफ इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? तो हम मान के चलते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, इस बात को लिखने के लिए हम कुछ बातें यहाँ पे लिखते हैं। हम क्या मान लेते हैं? लेट अ क्लोज्ड सरफेस एरिया, क्लोज्ड सरफेस एरिया कॉन्टेंस कितने चार्ज है? कॉन्टेंस चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 and total flux related to that surface area is phi। देन मतलब हमने ये मान लिया कि एक क्लोज सरफेस एरिया है और उस क्लोज सरफेस एरिया के अंदर जो कुछ चार्जेस हैं वो कुछ Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कुछ चार्जेस हैं, और इससे जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है उस फ्लक्स का वैल्यू हमने फाई मान लिया। ठीक है, देन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या है? Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट। या इसी को फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम फाइनली कुछ ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा क्यू। ठीक है, तो ये जो लॉ हुआ, यही थ्योरम जो है, ये जो थ्योरम है, इसी थ्योरम को हम क्या करते हैं? गॉस थ्योरम। ठीक है, आपको ये बात का भी याद रखना। ठीक है, अब इसी थ्योरम को कई फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो इसी को अब जो है आप कैसे लिख सकते हो और किस तरह से इस फॉर्मूला को आप एक्सप्रेस कर सकते हो? तो सिंस फाई टोटल इक्वल टू आपने क्या पढ़ा? फाई टोटल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, आपने ये पढ़ा ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ε0 सिग्मा क्यू। आप ये भी लिख सकते हो। बस यहाँ इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ये क्लोज सरफेस एरिया के लिए होगा, सो हम एक राउंड सर्कल घेर कर इंटीग्रेशन वाले सिंबल पे दिखा देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये कुछ फॉर्मूला हो गया जो आपको यह बताता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा एक क्लोज सरफेस से कितना होगा। क्लियर हो गया? ये है गॉस थ्योरम। ठीक है,
अब गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाए? गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें समझना होगा एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल क्या है? तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए आप थोड़ा सा बेसिक बातें पहले समझ लो। सबसे पहली बात, सॉलिड एंगल जो है एक 3 डायमेंशनल एंगल है जो कि एक एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर क्रिएट किया जाता है, जिसको हम लोग उस पॉइंट को सेंटर मानकर एक स्फीयर खींचते हैं जो कि यूनिट रेडियस वाला होता है, और उस स्फीयर पर एरिया के द्वारा जो एक कट बनाया जाता है, जब हम उस एरिया के हर एक बाउंड्री लाइन को सेंटर से मिलाते हैं तो उस कट का जो मेजरमेंट होता है वही हमको देता है सॉलिड एंगल। ठीक है, सीखते हैं। सॉलिड एंगल समझने के लिए हम पहले एक बार 2D एंगल को ध्यान से समझ ले। तो 2D एंगल के लिए एक सर्कल हम क्रिएट करते हैं और उस सर्कल पे एक रेडियल लाइन कुछ लेते हैं। ये 2 लाइन हमने लिया, जिसके कारण इस पे जो है L लेंथ का आर्क बन रहा है और इसका रेडियस R है। तो हम बोलते हैं जो इसका एंगल बना थीटा, यह थीटा इक्वल टू हो जाता है L/R। कहने का मतलब यूनिट एंगल जो बनेगा, यूनिट रेडियन का जो एंगल बनेगा, उसी आर्क के लेंथ के, उसी आर्क से बनेगा जिसका लेंथ रेडियस के बराबर, यानी L अगर R के बराबर हो तो थीटा हमको 1 रेडियन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमको मिलता है लीनियर एंगल, और इसका जो है ऐसा यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ये 2D एंगल की बात है। अब 3D एंगल को समझते हैं। 3D एंगल के लिए हम क्या करते हैं, अब जो है सर्कल ना लेकर हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मान के चलो ये एक स्फीयर है जिसका सेंटर जो है ये है। अब सेंटर से हम क्या करते हैं, सेंटर से एक हम कोन बनाते हैं, और ये कोन जो है एक एरिया को कट करता है ऊपर। मान लो ये जो है स्फीयर के कुछ एरिया को ऐसे कट किया। अब ये एरिया अगर A है तो हम लोग सॉलिड एंगल को कुछ ऐसे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं, और सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है एरिया ऑन स्फीयर कट बाय दिस कोन एंड डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो A एरिया जो कि कहाँ कट हुआ है, एक स्फीयर पे कट हुआ है, जिस स्फीयर का रेडियस अगर R है तो उस कोन के द्वारा जो एरिया कट हुआ था उस कोन का सॉलिड एंगल जो होगा ओमेगा इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर से दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वह ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है। रेडियन एंड स्टेरेडियन, पहले तो आपको ये बातें आपको याद रखनी है, रेडियन एंड स्टेरेडियन। ठीक, अगली बात, चाहे वो रेडियन हो चाहे वो स्टेरेडियन हो, अगर रेडियन को देखें तो लेंथ अपॉन लेंथ है, और स्टेरेडियन को देखें तो ये एरिया अपॉन एरिया है। सो इन दोनों का डायमेंशन जो होता है m0, l0, t0, यानी ये दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मतलब रेडियन भी डायमेंशन लेस होगा, ये एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंड स्टेरेडियन भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन दोनों के पास ऐसा यूनिट होता है। ठीक, अब सॉलिड एंगल को अब और भी कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि मेरी बात आप समझिए, अगर ये जो एक पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हमने निकाला ओमेगा इक्वल टू जो है A/R स्क्वायर है, A/R स्क्वायर, कुछ इस तरह से हम बात कर रहे थे। एक सर्कल था और हमने एक सेंटर से एक कोन लिया और ये कोन जो है ए एरिया को कट किया, बस यही मान के चल रहे थे। ठीक है, अब अगर ये रेडियस अगर R जो है 1 मीटर का होता, R अगर 1 मीटर होता, ठीक, एंड R अगर 1 मीटर होता और एरिया भी जो है A डैश होता, देन ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता, ओमेगा इक्वल टू हो जाता A डैश डिवाइडेड बाई 1 into 1, ये हो जाता A डैश। ठीक है, एंड जो नीचे हम रेडियस से डिवाइड कर रहे हैं वो तो कट हो जाता, कट किसको कर देता, ये A डैश के यूनिट को कट कर देता। तो A डैश का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी अगर ये रेडियस 1 मीटर का होता, ये रेडियस 1 मीटर का होता, तो जो एरिया हमको यहाँ पे मिलता A डैश जो एरिया हमको यहाँ पे मिलता, उस एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू ही सॉलिड एंगल है। बात समझ में आ रही है? हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि सॉलिड एंगल जो है एक्चुअली में एक स्फीयर पे कट है, एरिया है, जिसके द्वारा उसके सेंटर पे एक कोन बनाया जा रहा है। तो उस कोन का जो सॉलिड एंगल है वो उस एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा, जिसका रेडियस 1 मीटर है। समझ में आई बात? ठीक है, तो कट आप समझना है, बस यही ध्यान देना है कि बस आपको जो है स्फीयर, एक यूनिट लेंथ का स्फीयर बनाना है, रेडियस वाला स्फीयर बनाना है, और उस पे जो एरिया पे जो कट मिलेगा किसी भी एरिया के द्वारा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही सॉलिड एंगल है।
फिर से बात समझने का कोशिश करो। हम कह रहे हैं कि एक स्फीयर पे जो एरिया कट हो रहा है किसी दूसरे सरफेस के कारण, किसी दूसरे एरिया के कारण, या किसी चीज को देखने के कारण जो विजिबिलिटी कट हो रहा है, यहाँ पे एक एरिया कट हो रहा है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही सॉलिड एंगल है यदि उस स्फीयर का जो रेडियस हो 1 मीटर के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आप अब अगली बातें समझिए कि नए तरह से डेफिनेशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है और क्या बातें मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पे कुछ एक विजन है, ये कुछ हम देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं इनके हर एक बॉर्डर लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक बॉर्डर लाइन यहाँ पे एक सॉलिड एंगल ओ पॉइंट पे एक सॉलिड एंगल क्रिएट करेगा। अब ये सॉलिड एंगल निकलेगा कैसे? ये तो एरिया समथिंग कुछ भी हो, ए हो, एस हो, टी हो, कुछ भी एरिया हो, तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए तरीका क्या हम आपको बताया कि इसको सेंटर मानो और यूनिट रेडियस का एक स्फीयर खींच लो। यूनिट रेडियस का क्या खींच लो? एक स्फीयर खींच लो। अब इसके सारे एरिया ए जो है इसके सारे बाउंड्री लाइन को यहाँ पे मिलाओ, यानी इस एरिया ए की बाउंड्री लाइन और ओ पॉइंट को मिलाने से कोण बना। अब यह कोण जो है इस यूनिट रेडियस वाले स्फीयर पे समथिंग हम कह रहे हैं कि ओमेगा कट कर रहा है, ओमेगा कट कर रहा है, ओमेगा मीटर स्क्वायर कट कर रहा है। तो क्या है? सॉलिड एंगल है जो कि ए एरिया के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमने बताया कि सॉलिड एंगल क्या हो सकता है। अब सॉलिड एंगल का रियल डेफिनेशन एक डेफिनेशन क्या होगा और उससे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो चलिए हम देखते हैं। तो एक डेफिनेशन बहुत बड़ा सा डेफिनेशन है, आप इसे ध्यान से पढ़ो। तो पहला चीज़ क्या है कि इसमें देख लीजिए आप लोग क्या क्या बातें हम बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। ये बात क्लियर हो गया, सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। विच इज फॉर्म्ड बाय एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट, जो किसी एरिया के द्वारा एक पॉइंट पर बनाया जाता है। चलिए इस बात को पहले नोट कर लेते हैं। सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है जो किसी एरिया के द्वारा, मान लो ये एरिया है, हम एक छोटा सा एरिया मान के चलते हैं जो कि डीए है, फैक्टर के साथ छोटा सा। अब इस एरिया के द्वारा यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाया जाता है। ठीक, किसी एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पे, गिवन पॉइंट जो कि ओ पॉइंट हो सकता है, सॉलिड एंगल बनाया जाता है। चलिए ठीक, ये बात समझ में आ गई हमको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एंड इक्वल टू, और ये इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द एरिया एंड द पॉइंट। अब ये बात थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इसको एक एक करके समझने का कोशिश करना। इसका जो वैल्यू होगा इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? तो अगर हम मान लेते हैं कि इसको ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, तो ये ओमेगा इक्वल टू जो हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू जो हो जाएगा, ये इक्वल टू है रेशियो, किसके रेशियो? मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द एरिया एंड पॉइंट। तो चलो इस एरिया को और इस पॉइंट को पहले हम लोग मिलाते हैं। इस एरिया और इस पॉइंट को मिलाएं तो ये डायरेक्शन हमको मिला समथिंग, ये डिस्टेंस को हम लोग आर मान के चलते हैं। अब ये जो डायरेक्शन मिला इस डायरेक्शन को मान लेते हैं थीटा। तो इस एरिया का इस आर के डायरेक्शन में जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में? आर के डायरेक्शन में। तो ये आर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा। आप तो ये जानते हो ये थीटा एंगल बन रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा। ठीक, डी ए कॉस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, डी ए कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड एंड किसका रेशियो है? तो एंड आगे देखिए किसका रेशियो है? एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एरिया एंड द पॉइंट, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एरिया एंड पॉइंट, तो आर के स्क्वायर के। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे क्या आने वाला है? रेशियो में नीचे आ जाएगा रेशियो में डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस तरह से आप जो है एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां आर उस एरिया का डिस्टेंस है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन एरिया लेना है किस डायरेक्शन में? आर के डायरेक्शन में ही लेना है। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर हो गया। चूंकि हम ये जो एरिया लेके चल रहे थे वो एक छोटा सा एरिया था, डी एरिया था, तो छोटा सा एरिया के कारण छोटा सा ही क्या बनेगा? सॉलिड एंगल बनेगा। सो इस सॉलिड एंगल को हम दिखाएंगे डी ओमेगा से। सो डी ओमेगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फाइनली इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनली आप इसे लिख सकते हो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा, विदाउट डायरेक्शन लेना है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ क्या सिंबल किसके लिए यूज करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं here d omega is a small solid angle that is formed by a small area vector dA, ठीक है, at point O that is at distance r, ठीक है, जो r डिस्टेंस पे है। एंड थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन DA एंड R, दो के बीच में एंगल है थीटा। तो इस तरह से आपको हमने बताया सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल के बारे में आपने दो बातें समझी, एक तो डी ओमेगा इक्वल टू DA cos थीटा बाई R स्क्वायर कर दो, या इसको हम ऐसे एनालिटिकल समझे थे कि सॉलिड एंगल जो है यूनिट लेंथ के जो स्फीयर है उस पे कोण द्वारा बनाया गया कट है। तो इन दोनों बातों को समझते हुए हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप मेरी बात समझना कि डी ओमेगा जो हम निकाल लेते हैं सॉलिड एंगल, ये छोटे से एरिया के लिए था, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक स्फीयर के लिए हमको खींचना है कि कितना होगा एरिया, कितना सॉलिड एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर अ स्फीयर सॉलिड एंगल विल बी, एक पूरे स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल क्या होगा, एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पे। हमें स्फीयर के लिए यह पता करना कि स्फीयर के द्वारा सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनेगा एक स्फीयर के द्वारा। तो हम मान के चलते कि स्फीयर है जिसका रेडियस जो है r है, ठीक है, और एक छोटा सा एरिया हम लोग ले लेते हैं, और ये छोटा एरिया है DA, छोटा एरिया क्या मान लीजिए DA। तो DA इस r वेक्टर से यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री का, क्योंकि स्फीयर पे जो भी सतह होगा वो कहीं ना कहीं r से आपको क्या करेगा, r से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, यानी सतह 90 डिग्री पे है, और किसी भी एरिया का जो डायरेक्शन होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है। सो DA जो है DA और r वेक्टर की अगर बात करें तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो सो अगर इसके लिए डी ओमेगा के लिए हम बात करते हैं, डी ओमेगा क्या होगा, तो डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा DA cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक। अभी हमने बताया कि जो cos थीटा है वो 0 का एंगल बना रहा है, एंगल यहाँ पे बन रहा है 0, सो cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, ये हो जाएगा DA अपॉन R स्क्वायर। सो टोटल सॉलिड एंगल विल बी, तो टोटल सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, तो टोटल सॉलिड एंगल निकालेंगे कि स्फीयर के लिए, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और ये हम क्लोज लूप के लिए कर रहे हैं कि स्फीयर के लिए कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमें मिलने वाला है, ये हो जाएगा DA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। चूंकि R कांस्टेंट रहेगा हर एक एरिया पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए R का वैल्यू कांस्टेंट है, सो R बाहर हो जाएगा एंड ये हो जाएगा DA 1 अपॉन R, और डेट इज इक्वल टू, चूंकि जो सरफेस एरिया कंप्लीट सरफेस एरिया होता है वो एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर, और डिवाइडेड कितना है 1 अपॉन R स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ओमेगा का जो वैल्यू हमें मिला वो मिला 4 पाई। तो आप यह समझ लो ये ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू है, ओमेगा का ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। एक स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर के द्वारा बनाया गया जो एरिया होगा, सॉलिड एंगल होगा सेंटर पे, वो 4 पाई के बराबर होगा। अब अगली बात मेरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही जरूरी है गॉस के थ्योरम को प्रूव करने के लिए। हमने आपको पीछे एक एनालिटिकल मेथड बताया था कि किसी भी एरिया के द्वारा जो कोण बनता है, वो कोण पे अगर हम यूनिट लेंथ का 1 मीटर का अगर हम स्फीयर खींचे, तो उस स्फीयर पे जो कट बनेगा, ठीक है, उस स्फीयर पे जो कट बनेगा वही कट एक्चुअली में क्या है, उसी कट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो सॉलिड एंगल देता है। तो अब अगर एक क्लोज लूप की बात करते हैं, अगर कोई ऐसी हम बात करें कि क्लोज लूप है, एक बंद कोई भी ऐसा चीज है जो क्लोज है, क्लोज सरफेस एरिया है, तो अगर एक क्लोज सरफेस एरिया है तो उसके अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल क्या बनेगा उस एरिया के द्वारा, पूरे कंप्लीट एरिया के द्वारा। तो कंप्लीट एरिया के द्वारा जो सॉलिड एंगल बनेगा उसके लिए एनालिटिकल मेथड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं कि स्फीयर है जो उसके अंदर है, और उस स्फीयर का जो है, उस स्फीयर का रेडियस यूनिट है। तो अब ये सारा बाहर का सारा क्लोज सरफेस मिलके जब इस पे कट बनाना शुरू करेगा, जैसे ये छोटा सा एरिया यहाँ पे ये कट बना दिया,
ये वाला अगर यहाँ का कुछ एरिया ले लेते हैं, ये वाला एरिया, तो ये कट बना देगा, समझ रहे हैं। यहाँ का जो एरिया ले रहे हैं तो स्फीयर पे यहाँ कुछ कट बना देगा, ये कट बना रहा है। इस तरह से अगर सारे एरिया को हम ऐड कर ले, DA1, DA2, DA3, इन सभी एरिया को अगर कट करें कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए, तो उस कंडीशन में ये यूनिट लेंथ का जो सरफेस है ये सारा का सारा कवर हो जाएगा और ये देन जो है इस स्फीयर के द्वारा बनाए गए सॉलिड एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब एक क्लोज सरफेस के द्वारा हम यहाँ एक नोट लिख देते हैं। नोट क्या लिख देते हैं? द सॉलिड एंगल is formed by closed surface is equal to 4 पाई। ये हमेशा 4 पाई के बराबर होता है, तो शर्ते वो पॉइंट जो है क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो इन दैट केस इस एरिया क्लोज एरिया के द्वारा, मतलब अगर हम कुछ ऐसे लिखे ओमेगा इज इक्वल टू, अगर हम डी ओमेगा को इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर अ क्लोज सरफेस, तो ये ऑलवेज हमें देगा 4 पाई एस्टे रेडियन। ये आपको अब याद रखना है, ठीक। तो इस तरह से हमने समझा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। अब सॉलिड एंगल लेकर के गॉस के थ्योरम को प्रूव करने का समय है। तो ये गॉस के थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, तो आप इजीली देख लो। गॉस के थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, ये मान लो एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है, ठीक है। हम कुछ चार्ज यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि ये जो है Q1 चार्ज है, ठीक। सिमिलरली कुछ और चार्ज लेते हैं, ये देखो Q2 चार्ज है, और एक और चार्ज लेते हैं, ये मान लेते हैं Q3 चार्ज, Q1, Q2, Q3 चार्ज। अब जो सतह है क्लोज सरफेस जो है, वहाँ पे एक एरिया हम लोग लेते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, और वो छोटा सा एरिया जो है वो छोटा सा एरिया है DA, वो छोटा सा एरिया है DA, ठीक। और इस छोटे से एरिया का डिस्टेंस फर्स्ट वाले से जो है वो R1 है, सेकेंड वाले से जो डिस्टेंस है वो R2 है, और थर्ड वाले से जो डिस्टेंस है वो R3, ठीक है। फर्स्ट वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, सेकेंड वाले के कारण जो फील्ड है वो E2 है, एंड सिमिलरली थर्ड वाले के कारण जो है वो E3 है। तीनों के कारण फील्ड हो गया E1, E2, E3। तो सो हम यहाँ फ्लक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जो टोटल फ्लक्स होगा फाई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज, चूंकि सरफेस क्लोज है तो क्लोज इंटीग्रेशन किसका, क्लोज इंटीग्रेशन, तो छोटे वाले का देख लो, d phi1 पहले वाले के कारण जो फ्लक्स है वो उसे ऐड करेंगे, प्लस d phi2 एंड प्लस d phi3, ये टोटल फ्लक्स होगा। बात समझ में आ रही है? यानी टोटल फ्लक्स इक्वल टू पहले वाले के कारण छोटे से एरिया DA से निकलने वाला छोटा सा फ्लक्स d phi1, दूसरे कारण d phi2, तीसरे कारण d phi3, तीनों को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते चलिएगा थोड़ा सा, इसको हम धीरे धीरे लेके चले। क्लोज इंटीग्रेशन d phi1 इक्वल टू क्या होगा, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 एंड DA cos θ1, पहला के लिए एरिया मान लीजिए θ1 बन रहा होगा इसके साथ, तो E1 DA cos θ1। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए E2 DA cos θ2 एंड तीसरे वाले के लिए E3 DA cos θ3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज इंटीग्रेशन, अब देख लीजिए सब में DA टर्म है, DA कॉमन आ जाएगा, बाकी E1, E2, E3 के वैल्यूज डालते हैं। तो E1 इक्वल टू क्या डालेंगे, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है। ये हो जाएगा DA cos θ1 प्लस, हम क्लोज इंटीग्रेशन को थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर एंड DA cos θ2। सिमिलरली तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे के लिए क्लोज इंटीग्रेशन
Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा 3। चलिए ये बात तो सेपरेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कांस्टेंट जो टर्म है, जैसे Q1 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन बचा किसका, क्लोज इंटीग्रेशन dA cos थीटा 1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिमिलरली Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन dA cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं छोड़ना, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, Q3 तो बाहर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, सॉरी यहाँ पे छूटा हुआ था R3 का स्क्वायर, ठीक। तो अब इंटीग्रेशन किसका बच गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा 3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर, ठीक। अब बढ़ते हैं फिर आगे। अब आपको हमने जस्ट पीछे समझाया कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो और उसके अंदर कोई पॉइंट हो, तो उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल बनता है वो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा बाई R स्क्वायर होता है। सो ये कंप्लीट आपको क्या दे रहा है, मैक्सिमम सॉलिड एंगल दे रहा है, जो कि क्लोज सरफेस के द्वारा बनाया जा रहा है। और मैक्सिमम सॉलिड एंगल आपको अब पता है, क्या पता है, मैक्सिमम सॉलिड एंगल वो होता है 4 पाई, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें भी वही बातें हैं, दूसरे वाले में भी वही बातें हैं। ये सॉलिड एंगल है, क्लोज सरफेस के लिए है, ये फिर से 4 पाई, एंड तीसरे वाले में भी वही बातें हैं, Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगी मिल गया 4 पाई। अब सभी में 4 पाई क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो आगे आप क्या होने वाला है, तो आगे इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, देख लीजिए। पहले तो आप देख लो, यहाँ पे 4 पाई कैंसिल, यहाँ भी 4 पाई कैंसिल, यहाँ भी 4 पाई कैंसिल। सो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ गया फाई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाई क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट, Q2 डिवाइडेड बाई क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट, एंड Q3 डिवाइडेड बाई क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। या इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, सबके लिए कॉमन आ जाएगा, और ये एडिशन ऑफ चार्ज हो गया Q1 Q2 प्लस Q3। 3 चार्ज के लिए हमने लिया था, अगर मोर देन 3 चार्ज लेते तब भी हमारे पास आ जाता रिजल्ट। तो इस तरह से हमने जो है गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया कि फाई टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस के। तो इस तरह से गॉस थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है बाय टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। समझ में आ गई बातें। तो हमने आपको गॉस थ्योरम बताया। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको कल परसों में आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे गॉस थ्योरम के क्या क्या एप्लीकेशन है, जो कि मस्ट VBI रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी। हम लॉन्ग क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सप्रेस करके आपको बताएंगे, कैसे लिखना भी एग्जाम में ये बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।